I warmly welcome you to this channel and especially to my subject, that is Extension Education. I'll be there with you till we complete the entire extension syllabus for General Agriculture. Now, before I start, I would like to share something with you. The more you sweat in peace, the less you bleed in war. हिंदी में ये बहुत कॉमन है, यूजुअली ये बोला भी जाता है कि शांति में बहाया गया पसीना ही युद्ध में खून बचाता है। और ये सही बात भी है। मैं इसलिए आज ये बोली क्योंकि अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है। अब इस कंडीशन में किसी को मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, लेकिन ये चीज़ है कि अगर हम इस टाइम पे पढ़ें अच्छे से तो जब भी एग्ज़ाम हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे अक्टूबर में हो, सितंबर में हो, कोई बात ही नहीं है। हम लोग हमेशा रेडी रहना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम सबसे बेस्ट हो। और ये तभी पॉसिबल है जब हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे बगैर ये चिंता किए कि कब एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम हो ना हो, पढ़ना हमको है एंड वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन दिस एग्ज़ाम। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। और सबसे पहले ये बोलना बेहद ज़रूरी है सबको, मेरे सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स को, कि एक्सटेंशन इज़ नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट एट ऑल। इसको बस ये है कि लोग एक मिथ बना लिए हैं एंड आई होप कि आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट to break this myth that extension is a boring subject. So आज I'm going to start with fundamentals of extension education. इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स कवर करेंगे थोड़ी थोड़े करके, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएंगे, एक सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये कवर करेंगे व्हाट इज़ एजुकेशन, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फिर हम लोग धीरे धीरे करके ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्सटेंशन, फिर व्हाट इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन। इसमें क्या स्कोप्स है, इसमें क्या है, ये हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। थोड़ा टाइम लेके थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, पर अच्छे से पढ़ेंगे। विल कवर इट एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Fundamentals of extension education, this is part 1. We'll cover minimum things here, and next another one, part 2 is also there, that I will cover some principles and methods of extension in that PPT. First, starting with fundamentals, I need to deal with you people. What is education? Normally जब कहते हैं तो क्या हम फील करते हैं? हम एक पर्सन को देख के भी जान सकते हैं कि एजुकेटेड है कि नहीं है, वेदर ही इज़ लिटरेट और नॉट, वेदर ही इज़ एजुकेटेड और नॉट। कैसे? फ्रॉम हिज बिहेवियर। सो एजुकेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ डिज़ायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, इन नॉलेज दैट इज़ थिंग्स नोन, एटीट्यूड थिंग्स फेल्ट एंड स्किल्स थिंग्स डन। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी इंसान को पूरा उसका ओवरऑल बिहेवियर देखें तो हम जान सकते हैं इजीली कि एजुकेटेड है कि नहीं। उसमें 3 चीज़ होना चाहिए। सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? ये जो फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट जो हम जानते हैं कि अभी जैसे इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं कि कोविड-19 आज कितना हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग मरे, ये सब क्या है? ये हमारा नॉलेज ही है। और किसी चीज़ के बारे में अगर हम ये फैक्ट्स हुआ, कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग जानते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना मतलब क्या कि इसमें मेरा नॉलेज है इसलिए मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब क्या कि कोई भी चीज़ जब हम कवर करते हैं, कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या प्रिंसिपल्स है, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका क्या मेथड है, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। फिर नेक्स्ट है एटीट्यूड। व्हाट इज़ एटीट्यूड? हम कैसे बिहेव करते हैं जब हमको कोई चीज़ बहुत पसंद आता है। वी गेट सो मच इंटरेस्टेड, राइट? सो नेक्स्ट कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखें, अगर हम ब्लैक कलर देखते हैं, सपोज़ किसी का फेवरेट कलर ब्लैक है, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाओ ब्लैक कलर है, हम बहुत खुश हैं, ये कलर ड्रेस मेरे पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम वही जगह पे जब हम एक बहुत ख़राब कलर देखते हैं, जब जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? छी, इस पर मैं अच्छी नहीं लगूँगी, ये अच्छा नहीं लगेगा। That is attitude, a feeling towards some object or person. वही सेम चीज़ होता है जब हम इंसान से भी मिलते हैं। अगर कोई अच्छा लगता है तो we get delighted,
बट जब हमको अच्छा नहीं लगता तो हम सोचते हैं यार इससे कैसे पीछा छूटे मेरा, राइट। ओके, लेट्स एंड नेक्स्ट इज स्किल्स। स्किल्स क्या कि ये होता है एबिलिटी टू डू थिंग्स। वही सेम इंसान घास काटेगा, सपोज वो कैसा काटेगा जैसे उसको आता है, लेकिन हम जब वही चीज़ हार्वेस्टिंग या फिर कुछ करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग हम कंबाइंड हार्वेस्टर यूज़ करते हैं। हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि कम समय में, कम कॉस्ट में हम कर पाएँ, टू मेक दैट वर्क मोर एफिशिएंट। ये होता है स्किल। सो ये तीनों में जब चेंज आता है तब हम उसको एजुकेशन बोलते हैं। यही है एक एजुकेशन, और को ही हम एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन में भी बहुत टाइप्स हैं, लाइक 3 टाइप्स है इसमें मेजर। मेन है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। सभी लोग एंड ये दिए थे कुम्स एंड अहमद। According to Coombs and Ahmed, education is classified or categorized into 3 types. The 3 types are formal, informal and non-formal. First is formal. Formal is always very highly institutionalized, uniform, full-time, chronologically graded, hierarchically structured system which starts from primary school to the university education. मतलब जो हम लोग फॉर्मल एजुकेशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है एजुकेशन इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। जैसे यूनिवर्सिटी में हम कुछ पढ़ते हैं या फिर स्कूल्स में पढ़ते हैं, हम कैसे एक टाइम शेड्यूल होता है, इस टाइम पे जाना है, इस टाइम पे पढ़ाई करना है, सेक्शन हमारा रहता है, हायरार्किकली स्ट्रक्चर रहता है। हम पहले 1 2 3 4 ऐसे होके जाते हैं, पहले हम जंप नहीं करते 10th क्लास में, फिर हम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक धीरे धीरे करके पहुंचते हैं। एंड इसमें डिग्री भी हमको मिलता है। इसमें एक प्रॉपरली सब कुछ कैरेक्टराइज्ड होता है कि यूनिफॉर्म फुल टाइम होता है एंड डेट वाइज होता है कि हाँ इस टाइम पे एग्ज़ाम्स हो गए, इस टाइम पे हमको डिग्री मिलेंगे, इस टाइम पे हम प्रमोशन लेंगे। ऐसे हर चीज़ होके फॉर्मल एजुकेशन का यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन एक्चुअली होता क्या है, सही मायने में जो हम लोग डेली बेसिस पे पढ़ते हैं या फिर जानते हैं, जैसे हमारे स्किल्स या फिर कुछ देख के हम सीखते हैं, कुछ देख के या फिर कुछ हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं कि ऐसे चलना है, ऐसे खाना है, ऐसे बोलना है, क्योंकि बचपन से तो हमको सब कुछ आता नहीं था। तो हम लोग एक्सपीरियंस विद आवर एक्सपीरियंस वी लर्न इन डे टू डे लाइफ, दैट इज़ प्राइमरली नोन एज इनफॉर्मल एजुकेशन. It is a lifelong learning process by which every individual requires knowledge, skill, attitude and insights from daily and exposure to environment at home, at play, etc. ये है उसका definition, but easily हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि it is a lifelong learning process which we learn from our home or school, or we gain that knowledge with day-to-day experiences and exposure to our environment. Next है नॉन फॉर्मल एजुकेशन. ये एग्जैक्टली इट इज़ ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. बच्चों इसमें कंफ्यूज कभी मत होना कि फॉर्मल एजुकेशन का ऑपोजिट है इनफॉर्मल एजुकेशन. नो, नेवर. ऑलवेज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन. नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है उसी के तरह, ये भी सिस्टमैटिकल एजुकेशनल एक्टिविटी ही है, लेकिन इसमें जैसे 4 वॉल्स रहता है हमारा स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में, ये वैसा नहीं होता. ये फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं या फिर ये हमारे नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि क्या हमको अभी ज़रूरी है. जैसे अगर हम लोग गुंटूर जाते हैं या आंध्रा जाते हैं, वहाँ पे अगर जाके हम लोग कुछ ऐसा क्रॉप ले लें जो कि जैसे वीट, जो कि वहाँ पे होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट नहीं करता, तो हम वो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ दैट फार्मर या फिर द फार्मर्स दैट आर रिसाइडिंग इन गुंटूर या आंध्र प्रदेश. लेकिन हम लोग वहाँ पे क्या ले सकते हैं, सबसे बेस्ट क्रॉप क्या है जिसके बारे में हम पढ़ा सकते हैं वहाँ पे, वो है कॉटन एंड चिली. तो इस टाइप का होता है कि जैसे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को ज़रूरत हो उसी नीड्स पे हम लोग पढ़ाएं. ये क्रोनोलॉजिकली ग्रेडेड नहीं होता है, दिस इज़ बेस्ड ऑन परफेक्टली आवर नीड्स एंड इंटरेस्ट. एजुकेशन भी पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक ही होता है,
लेकिन ये फॉर्मल एजुकेशन से हमेशा अलग होता है। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन, दैट इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। कभी भी एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ नेवर एन इनफॉर्मल एजुकेशन, बिकॉज एक्सटेंशन हम लोग कभी लाइफ डे टू डे लाइफ में हम लोग नहीं सीखते हैं एक्सपीरियंसेस से। Please make it very clear, it is a form of non-formal education. It is a non-formal education. Next, after education, we'll move forward to what is extension. अब हम लोग को education पता चल चुका है. Next, what is extension? The word extension is derived from Latin word roots, that is ex meaning out and tensio means stretching. मतलब एक्सटेंशन इज स्ट्रेचिंग आउट। स्ट्रेचिंग आउट मतलब क्या है? जैसे हम लोग यूजुअली एक कोई भी साइंटिस्ट है, वो कुछ करता है, वो कुछ न्यू इनोवेशन कुछ करता है, तो वो फार्मर्स तक कैसे पहुंचेगा? यही काम है एक्सटेंशन एजेंट्स का, जो उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं, जो वो न्यू इनोवेशंस को फार्मर्स तक पहुंचाते हैं। नहीं तो उनको पता ही कैसे चलेगा? रूरल एरियाज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन एजेंसी होते हैं, क्योंकि दे स्ट्रेच दिस नॉलेज out to the people in the rural areas far and near beyond the limits of beyond the limits of educational institutions. जो इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकते हैं, वही एक काम है एक्सटेंशन एजेंट का। इसका मीनिंग ही यही है, स्ट्रेचिंग आउट। मतलब जहाँ पे हम लोग इनोवेट कर रहे हैं कोई चीज़ या फिर इन्वेंट कर रहे हैं कोई चीज़, उसको सिर्फ वहाँ पे सीमित नहीं रखना है, हमको उसको स्ट्रेच करके दूसरे लोगों को बताना है, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द एडवांटेज ऑफ दैट न्यू इनोवेशन। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सटेंशन का। एंड ये वर्ड सबसे पहले डिराइव हुआ था, एंड ये सबसे पहले यूज़ हुआ था वोरीज किए थे। ओके, extension was first used by Voorhees. This is very important for your JRF attempt. This is really very important question. So please note it down. लास्ट में कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम लोग बस ऐसे ही एक डिस्क्रिप्टिव मेथड पे पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर सब्जेक्ट समझ में आ गया तो ऑब्जेक्टिव करना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ till the end of this extension education. So friends, let's come back to our studies. Extension is actually, अगर हम सही में बोले कि extension क्या है, ये है क्या? ये फर्स्ट है एक एन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये स्कूल एजुकेशन की तरह नहीं है, दिस इज़ नॉट एन यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑल्सो, दिस इज़ प्योरली आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द फील्ड कंडीशंस, एंड दिस इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मतलब ये हमेशा ही चलता रहता है। आज कुछ, क्योंकि इनोवेशंस तो हमेशा हो रहे हैं, साइंटिस्ट हमारे हमेशा लगे पड़े हैं कि कुछ इनोवेट करे, कुछ इन्वेंट करे, कुछ डिस्कवर करे, कुछ नया बताए फार्मर्स को, जैसे उनका प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ हो, उनको कुछ यील्ड अच्छा मिले, वो टू गेट देयर बेटर इन इकोनॉमिक रेवेन्यू, ऑल दिस थिंग्स। इसकी वजह से ही ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा नीड्स आते रहता है कुछ नया करने की, एंड हमेशा हम लोग पढ़ाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं फार्मर्स को। नेक्स्ट है, ये एक ऐसा साइंस है जो डील करता है यूजुअली बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये मैं आपको फर्स्ट पीपीटी में भी बताई थी, मतलब फर्स्ट स्लाइड में भी ये बताई थी कि पैटर्न्स ऑफ बिहेवियरल साइंस भी एक एक्सटेंशन का ही फॉर्म है। Next, it usually aims at development of individuals and more importantly the farm people. That means the people who are related to farm or agriculture. This is very important. That's why this subject is also known as agriculture extension. क्योंकि ये subject बहुत important है farmers के लिए, उनके तक ही हमको पहुंचाना है। जिसके पास नहीं है, we have to reach those people who don't have, from the have to the have nots. This is the main aim of extension. तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो अभी तक जितना भी मैं पढ़ाई हूँ। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन। एजुकेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, नाउ combinedly व्हाट इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन। दिस definition was majorly given by Paul Legans. And Legans defined extension education as an applied science consisting
of content derived from research, accumulated field experiences, and relevant principles drawn from the behavioral sciences synthesized with useful technology into a body of philosophy. Principles, content, methods focused on problems of out of school education for adults and youth. This is the proper definition. You can write it down, or else even in your own language also you can put it. But जब भी हम लिखते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, हम ये नहीं भूलेंगे कि लिगन्स डिफाइन, अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में इसे लिखते हैं, क्योंकि जब हम किसी साइंटिस्ट का नाम देते हैं तो हमको एग्जैक्ट डेफिनेशन देना पड़ता है जो वो दिए हैं, हम अपने मन से नहीं लिख सकते। एंड अगर हम अपने मन से लिखते हैं तो हम साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखेंगे। सो मेक इट क्लियर। वैसे जेआरएफ में तो ये लिखना नहीं होता, लेकिन फॉर योर नॉलेज आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू। नेक्स्ट है, ये एक्चुअली है क्या? ये हम लोग जो भी नॉलेज एक्यूमुलेट करते हैं फील्ड एक्सपीरियंसेस से, या फिर कोई प्रिंसिपल्स हैं, या जैसे कंटेंट, प्रिंसिपल, फिलोसॉफी, मेथड्स, ये सब जो हम स्कूल के एजुकेशन से बाहर सीखते हैं, मेनली फॉर एडल्ट्स एंड यूथ, और वो भी जो यूजुअली हम लोग सीखते हैं फार्म पे, फील्ड एजुकेशन इसको भी कहा जाता है, जो हम फील्ड पे यूजुअली सीखते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है जो हम यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं, वो भी एक्सटेंशन एजुकेशन ही है, लेकिन उसका हम थ्योरी पढ़ते हैं। जब हम फार्म में उसका यूटिलाइजेशन करते हैं तो उसको हम फील्ड में काम करते हैं, तो वो एक्सटेंशन एजुकेशन फॉर रूरल एरियाज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन। एक्चुअली फिलोसॉफी जो है वो है क्या? वो हम लोग लिखते हैं ना कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, कि फिलोसॉफी क्या है? फिलोसॉफी ये एक प्रिंसिपल है, एंड वी कैन से कि ये लॉज हैं जो एक फील्ड ऑफ नॉलेज को डिस्क्राइब करता है, कि इसका हर एक सब्जेक्ट का एक अलग ही फिलोसॉफी होता है। जैसे साइंस कुछ और है, आर्ट्स कुछ और है, हिस्ट्री कुछ और है, ज्योग्राफी कुछ और है, वैसे ही एग्रोनॉमी कुछ और है, जो कि इम्प्रूव करने का, आपका यील्ड इम्प्रूव करना या फिर प्रोड्यूस इंक्रीज़ करना, ये सब पे डील करता है। पर एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन ये है, मेन फिलोसॉफी उसका ये है कि टू टीच पीपल हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेआरएफ, स्पेशली दोज हु आर ट्राइंग टू अपीयर फॉर सोशल साइंसेस, बिकॉज ये हमेशा आता है। एक में रहेगा कि व्हाट इज़ फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन रहेगा, विच ऑफ दिस फॉलोइंग डील्स विद द फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन, और विच ऑफ दिस फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन। उसमें 4 सेंटेंसेस दिया होगा। पहला दिया होगा व्हाट टू थिंक, फिर दिया होगा व्हाट नॉट टू थिंक, फिर दिया होगा हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। सो राइट आंसर यही है, हाउ टू थिंक एंड नॉट व्हाट टू थिंक। इसका मतलब ये है कि हम कैसे सोचें, हम क्या सोच रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। व्हाट वी आर थिंकिंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर, स्पेशली फॉर एक्सटेंशन एजुकेशन। बट हम क्या सोचना चाहिए, हमको क्या सोचें, हम क्या ज़रूरत है इस वक्त सोचने की। सपोज़ पानी नहीं आ रहा है, हम क्या सोचें कि कहाँ से हम पानी लाएं। हम ये नहीं बैठ के सोचें कि क्यों पानी नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हुआ। दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ थिंकिंग। राइट वे ऑफ थिंकिंग ये है कि हम सोल्यूशन कैसे ढूंढें, हम कहाँ से लाएं, हम पानी कहाँ से लाएं। दैट इज़ वॉट वी से द फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन, हाउ टू थिंक एंड नॉट वॉट टू थिंक। एंड नेक्स्ट इज साउंड एक्सटेंशन फिलोसॉफी क्या है? मतलब अगर हम एक हेल्दी एक्सटेंशन फिलोसॉफी देखें तो वो क्या है ओरिजिनली? ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। हम पीछे मुड़ के नहीं देखें कि क्यों हुआ। ठीक है, क्यों हुआ उसको भी अगर हम जान जाए तो फ्यूचर में वो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं सोच सकते अरे ऐसा हो गया, हम लोग क्या करें, एग्ज़ाम में फेल हुए, ठीक है कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करके पास होंगे। Always looking forward, and I feel personally this should be the attitude in every students over there who are seeing this video or who are trying for JRF. फेल होते भी हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे, अच्छे से पास होंगे, अच्छे से हम लोग JRF भी क्वालिफाई करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन बस यही है कि हम पीछे मुड़ के ना देखें। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव्स आर एक्सप्रेशन of the ends towards which our efforts are directed। इसका मतलब क्या है एक्चुअली? देखिए, अगर अभी मैं सोच रही हूँ, जैसा मेरा एम है, जैसा आप लोगों का एम है कि हम JRF क्वालिफाई करें, लेकिन हम करेंगे कैसे? एफर्ट्स हम किस डायरेक्शन में देंगे?
जिसमें हम JRF क्वालिफाई हो पाएँ. दैट शुड बी आवर प्रॉपर मेथड, दैट शुड बी द वे हाउ शुड वी डायरेक्ट आवर एफर्ट्स. तो यही है कि हम कैसे उसे ऐसे हम एफर्ट्स दें ताकि हम अपने एम पे, हम अपने गोल पे सक्सीड कर पाएँ. अगर हम जैसे कोई मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं लोगों को, किस लिए हम करें? ताकि वो चीज़ वो यूज़ कर पाए. यही रीज़न होना चाहिए. अगर हम ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करें लेकिन वो यूज़ ही ना कर पाएँ, वो जान ही नहीं पाए इसको यूज़ कैसे करना है, तो फिर क्या मतलब है उस डेमोन्स्ट्रेशन का? इट्स कम्प्लीटली यूज़लेस. वैसे ही जैसे हम ऐसे पढ़ें कि हम JRF क्वालिफाई कर पाएँ, नहीं भी कर पाए लेकिन एटलीस्ट कहीं पे हमको एक अच्छा सा ICAR सीट मिल पाए. ये हम लोगों का सोच होना चाहिए. बाद में क्या होगा दैट इज़ डिफरेंट कम्प्लीटली, बट दिस शुड बी आवर थिंकिंग प्रोसेस. More specifically, the objectives of extension are two types. First is to assist people to identify and analyze their own problem and needs. Second is to develop the leadership among people and help them in organizing groups to solve their problems. इसका मतलब क्या है? सबसे स्पेसिफिकली 2 ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए एक्सटेंशन का, और वो है भी क्या है कि हम लोगों को ऐसे ट्रीट करें या फिर उनको वी शुड हेल्प पीपल इन सच अ वे दैट दे कैन आइडेंटिफाई एंड एनालाइज देयर ओन प्रॉब्लम एंड नीड्स. जब तक उसको पता ही नहीं चलेगा उसका प्रॉब्लम कैसे है, कि क्या है, वो काम किस पे करेगा, वो सोल्यूशन किस चीज़ का सोल्यूशन लाएगा, वो जब उसको प्रॉब्लम ही नहीं पता है. यू जस्ट थिंक, अगर हम कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, अगर हमको यही ना पता हो हम गलत क्यों कर रहे हैं, तो हम सही उसको कैसे करेंगे? हमको ये देखना चाहिए कि अगर कोई नॉलेज गैप है क्या, या फिर हमको ये चीज़ पता नहीं है, या फिर हम लोग सिली मिस्टेक किए, या फिर गलती से हम ए सोचे थे बी लगा लिए. हम क्या किए हैं इस पर? जब हमको वही नहीं पता चलेगा हम सोल्यूशन कैसे निकालें, कैसे उस क्वेश्चन को ठीक करें? वही सेम चीज़ है एक्सटेंशन का भी ऑब्जेक्टिव, कि जब तक लोगों को हम ये नहीं बता देते कि कैसे उनको आइडेंटिफाई करना है, कि उनको एनालाइज नहीं करवाते कि क्या उनका नीड्स एंड प्रॉब्लम्स है, तब तक सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा. सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव. एंड नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ कि टू डेवलप द लीडरशिप अमंग द पीपल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. इसका मतलब ये है कि हम डेवलप करें लीडरशिप, मतलब लोकल पीपल के अंदर ही हम लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करें कि वो खुद जाके उन प्रॉब्लम्स को काउंटर करें एंड ट्राई टू सॉल्व देम, अपना भी दूसरों का भी. ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्पेसिफिकली ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बाकी जितने भी हैं हम धीरे धीरे कवर करेंगे, लेकिन स्पेसिफिकली ये 2 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दीज 2 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो हम लोग नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि टू डिसेमिनेट रिसर्च इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस टू पीपल. हम लोग कैसे करें? वो है कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो अच्छे, डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है कि अच्छे से हम लोग उसे वहाँ तक पहुँचाएँ. अगर हम अपने जो नीडी लोग हैं अगर वहाँ तक ही नहीं पहुँचा, तो फिर हमारे इन्वेंशन या फिर हमारे रिसर्च का कोई मतलब ही नहीं है. दे ऑल आर लिटरली यूजलेस. सेकेंड है टू असिस्ट पीपल इन मोबिलाइजिंग. फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट पीपल इन मोबिलाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज विच दे हैव एंड विच दे नीड फ्रॉम आउटसाइड. मतलब जैसे कुछ करने के लिए हमको रिसोर्स की तो डेफिनेटली ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आज अभी मैं PPT बना रही हूँ, या फिर अभी मैं आपके साथ डील कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, साउंड रिकॉर्ड करने के लिए कुछ चाहिए, कैमरा चाहिए, बहुत चीज़ चाहिए. अगर ये रिसोर्सेज ही नहीं होगा मेरे पास, तो मेरा आवाज़ या फिर मेरा पढ़ाना आपके पास पहुँचेगा कैसे? वो पहुँच ही नहीं सकता है ना. तो यही है एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव. द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ दैट टू कलेक्ट एंड ट्रांसमिट फीडबैक इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. मतलब अगर कुछ गलत होता है, सपोज़ हम लोग बहुत अच्छा सोच के किए, बहुत चीज़ किए, बहुत अच्छे से मेहनत भी किए, सब कुछ हुआ, पर हम लोग इवैल्यूएट नहीं किए, मतलब हम लोग फीडबैक नहीं लिए. जो अभी मैं क्लास के बाद भी आपको बोलूँगी, जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, क्योंकि मुझे फीडबैक की बहुत ज़रूरत है. आपका फीडबैक डेफिनेटली ज़रूरत है. ये एज ए एक्सटेंशनिस्ट ऑल्सो आई एम सेइंग, एंड ये नॉर्मली भी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे फिर अपना प्रॉब्लम नहीं पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, आप तक ये पहुँच पा रहा है कि नहीं, या फिर आप मतलब
इससे कुछ आपका डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। फीडबैक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एनी मैनेजमेंट इश्यूज़। अभी तक जो भी मैं पढ़ाई सबका एक बस नट शेल में मैं आपको देती हूँ, ये सारे की पॉइंट्स है, वो सब आपको समझाने के लिए था। पर नॉर्मली यही चीज़ जो मैं यहाँ पे लास्ट 2 पीपीटीज़ में बनाई हूँ, पीपीटी नहीं सॉरी स्लाइड्स जो भी बनाई हूँ मैं 2 की पॉइंट्स का ही रहेगा, 2 स्लाइड्स। और इसमें आपको मैं हर एक पीपीटी में वैसे ही बनाऊँगी, 2 स्लाइड्स या 3 स्लाइड्स मेरा ऐसे रहेंगे जो कि पूरा की पॉइंट्स पे होंगे। आप सिर्फ ये 2 पीपीटी आप सिर्फ ये 2 स्लाइड्स को पढ़ के भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस डिराइव कर सकते हैं और आपको देखने को मिल भी जाएगा कि कहाँ पे क्या है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं तो आपको डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस इसमें से मिलेगा। ये सब रिनाउंड बुक्स और उसमें से खोज के मैंने बनाई है। इसमें तो बहुत ही कम है, ये 2 पीपीटी में मेरा की पॉइंट्स थोड़ा कम रहेगा, लेकिन हाँ आगे चल के थोड़ा अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा रहेगा जो कि आपको ज़्यादा हेल्पफुल हो। Extension is derived from Latin roots. I have already discussed ex antentio. This is just a summarize. I'll summarize the everything in a nutshell. This extension literally means stretching out. जो मैं पूरा अच्छे से आपको बताई हूँ कि इसको stretch out क्यों बोलते हैं। Next is ये question बहुत important है। In French word the vulgarization is equivalent to extension. ये हम लोग कहीं नहीं बोल सकते कि क्यों वल्गराइजेशन इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सटेंशन, बट इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट, द आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर रूरल पीपल इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन इज़ एक्सटेंशन एजुकेशन एंड इट इज़ प्राइमरली अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देन हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द नेक्स्ट वन। The term extension was first originated in England in 1866. This date is very important along with the place. England in 1866. Please revise it thoroughly. This question, these points on basis of these points, you can get many questions, at least 1 or 2. Next है, extension is a two-way process between the farmer and researcher. Never get confused that extension is a 3-way, 5-way, 4-way process. No, it is always a 2-way process. Unlike our formal education. Formal education is always a 1-way process because टीचर पढ़ाता है एंड स्टूडेंट सुनते हैं, यूजुअली क्वेश्चन आंसर भी पूछते हैं, पर इट इज़ यूजुअली अ 1-way process. लेकिन इसमें एक्सटेंशन में ये 2-way प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि फार्मर भी बोलता है, फार्मर कुछ सिखाता है रिसर्चर को भी कि अपने फील्ड में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। रिसर्चर ऑल्सो सिखाता है फार्मर को कि क्या न्यू करे, तो क्या नया करे तो उसका कुछ अलग यील्ड या अलग इम्प्रूवमेंट हो। नेक्स्ट, द फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ जेम्स स्टुअर्ट. The father of extension education is J.P. Liggins. I think this name is already familiar to you people. And the last one is the father of extension in India is K.N. Singh. These three is very important. Always a question from these three at least comes, especially for the social science people. And lastly, हमारा PPT ख़त्म हो गया है, स्लाइड्स ख़त्म हो गए हैं एंड थैंक यू लॉट फॉर बीइंग देयर विथ मी। एंड मुझे पता है कि ये बहुत लंबा हो चुका है, पर आई थिंक डेफिनेटली आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्या बुरा है, क्या अच्छा नहीं है, ताकि मैं और भी अच्छा इसको बना सकूं। एंड प्लीज़ देयर विथ मी, आई विल बी देयर विथ यू टिल एक्सटेंशन एजुकेशन डेफिनेटली। और मैं ऑब्वियसली चाहूँगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, इवन जो भी एक्सटेंशन एजुकेशन भी सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट हो। और मैं उसी हिसाब से ही ये PPT बना रही हूँ, ताकि जनरल एग्रीकल्चर सिर्फ नहीं, उन लोगों को, सोशल साइंस लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। एंड थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, डू वेल एंड कंटिन्यूइंग स्टडीज़।